नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के बारे में, सिर्फ ऑफ रोडिंग के बारे में कि कैसी ऑफ रोडिंग करती है, क्या सब चीज़ें हैं। मैं हूं इस वक्त खूबसूरत और काफ़ी कठिन मोटर स्पोर्ट पार्क की टेरेन पे। थैंक यू मोटर स्पोर्ट पार्क जो कि एचरोल जयपुर में है, जिन्होंने मुझे अपना ये लैंड जो है वो इस्तेमाल करने दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए हैं, जहाँ पे हम टेस्ट करेंगे नई थार को, जो कि ऑफ रोडिंग में कैसी है ये जानना है। अब देखो, पुरानी वाली जो थार थी, अगर उसके मुकाबले अगर आप देखो तो ये थार चौड़ी भी हो गई है, थोड़ा सा व्हील बेस जो है हल्का सा बढ़ गया है, काफ़ी सारे बदलाव जो है इस गाड़ी में हो गए हैं, वेट भी बढ़ गया है, उसके साथ ही में गाड़ी जो है उसके इंजन की पावर भी डेफिनेटली बढ़ गई है और थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी अलग हुई है, चेंज हुई है, और डिपार्चर अप्रोच एंगल वगैरह सब चीज़ों में फ़र्क है। बट पुरानी थार के लिए कहा जाता था कि भैया वो एकदम जो है रगेड चीज़ है, कहीं भी आप ले जाओ वो चली जाएगी और मतलब जो है ऑब्स्टिकल जो है वो पार कर लेगी। क्या सेम चीज़ें हैं अभी भी? मतलब पुरानी थार जो है वो प्रूवन थी स्नो पे, मड पे, ग्रेवल्स पे, रॉक्स पे, मिट्टी में, हर जगह पे। इसके साथ में हम देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाती है और क्या क्या चीज़ें जो है पुरानी थार शायद बेहतर कर पाती। इस पर्टिकुलर ट्रैक पे मैंने थार चलाई है पुरानी वाली, और एंडेवर चलाई है और फॉर्च्यूनर चलाई है। तो देखते हैं कि क्या कैसी चीज़ें रहती है। चलिए, तो पुरानी वाली थार जो है उसके मुकाबले यहाँ पे ड्राइविंग कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट जो है वो किए गए हैं। चाहे वो बेहतर सस्पेंशन हो, चाहे वो रिफाइंड इंजन हो, चाहे वो बात कर लो आप चौड़ाई गाड़ी की बड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े हैं गाड़ी में खूब सारे। बट मुख्य मुद्दा इस वीडियो का ये है, क्या इन सब चीज़ों की वजह से कहीं कैपेबिलिटी तो कम नहीं हो गई, वो देखना है। सबसे पहले चलते हैं और बात करते हैं डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल और ब्रेक ओवर एंगल की। अब आमतौर पे ये ऐसी चीज़ है जो लोग देखते नहीं है ऑफ रोडिंग व्हीकल में, वो यूँ बोलते हैं कि हाँ भैया 4x4 है, 4x4 एल है वगैरह वगैरह, थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल वे में चले जाते हैं। बट अप्रोच एंगल या डिपार्चर एंगल और ब्रेक ओवर एंगल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी गाड़ी के लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एसयूवीज़ वगैरह जो मतलब ऐसी रफ टेरेन्स पे जाने की दावा जो है वो करती है। दो तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। ये गोप्रो में सिर पे माउंट कर लूँगा ताकि आपको अंदर का व्यू आता रहे, और इस कैमरा से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता रहूँगा, और फिर हम आगे चलेंगे, बाकी चीज़ों की बात करेंगे। 4x4 एल, ब्रेक ओवर, BLD, MLD जो भी गाड़ी में दिए गए हैं वो कैसे काम करते हैं, उन सब चीज़ों की। चलिए, तो अब यहाँ बात करते हैं हम अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और ब्रेक ओवर एंगल की। यहाँ मैं इसलिए लेके आऊँ क्योंकि अभी आप यहाँ देखोगे बहुत सारे पत्थर वत्थर हैं। बट क्या होता है अप्रोच, डिपार्चर, ब्रेक ओवर एंगल, उससे पहले मुझे यहाँ पे मरा हुआ सांप दिख गया है, जिसको खाया गया है, किसी जानवर ने प्रॉपर्ली इसको खाया है यहाँ पे। एनीवे, तो अप्रोच, डिपार्चर, ब्रेक ओवर एंगल क्या होता है? वेल, ये जो है ये डिपार्चर एंगल होता है। ये बीच का जो है जो भी सबसे नज़दीकी पॉइंट ऑफ टच होता है वो ब्रेक ओवर एंगल होता है, और फ्रंट वाला जो है वो होता है आपका अप्रोच एंगल। अब यहाँ पे अप्रोच, डिपार्चर, ब्रेक ओवर एंगल थोड़े थोड़े सुधरे हैं, हालांकि कुछ चीज़ें कम भी हुई है। जो भी हुई है वो आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और कांटे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो वो भी आप देख पा रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पे कि क्या चीज़ें सुधरी है, क्या चीज़ें ख़राब हुई है। बट जो रियल लाइफ सिनेरियो है उसमें कई चीज़ें जो है अलग तरीके से काम करती है, तो उनकी हम बात करते हैं, वो कहाँ क्या हो रहा है। तो ये टेरेन में यहाँ क्यों लेके आया हूँ आपको, ये क्यों परफेक्ट लग रही है मुझे? वेल, यहाँ पे क्या बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं, और कई जगहों पे ऐसा होता है कि गाड़ी जब जा रही होती है तो ये पत्थर अगर आगे बम्पर पे लग गया तो गाड़ी को जो है नुकसान भी होगा, प्लस गाड़ी को आगे बढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अभी एक पत्थर जो है वो यहाँ पे लग गया था इस जगह पे। दो, ये अप्रोच, डिपार्चर, ब्रेक ओवर में काउंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से लगा था। बट ऐसे छोटे मोटे मार्क्स से प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलो वापस अपने शेप में आ जाएगा। अगर कोई बड़ा पत्थर हो तो आगे भी नहीं जा पाएगी गाड़ी और नुकसान भी हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, तो देखते हैं कि कैसा अप्रोच, डिपार्चर, ब्रेक ओवर एंगल है। 4H में है हम। अब मैं नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक ओवर एंगल जो है वो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ क्या सीन है कि जो नीचे है ये पार्ट वो ऑलमोस्ट टच होने को है वहाँ पे। अगर गाड़ी का ब्रेक ओवर एंगल सही नहीं होता तो वहाँ पे गाड़ी हो जाती टच, और जो है नीचे कुछ भी चीज़ है उस पर लग के परेशानियाँ हो सकती थी। बट यहाँ पे ब्रेक ओवर एंगल गाड़ी का अच्छा है। मैं थोड़ा सा इधर लाऊंगा, और जब हम यहाँ अप्रोच करेंगे इस पर्टिकुलर जगह, मतलब अभी यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर लाऊंगा और इस जगह जब हम अप्रोच करेंगे तब आपको पता चलेगा अप्रोच एंगल की क्या अहमियत है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने गाड़ी को कुछ इस तरीके से
अरेंज कर दिया है कि अगर यहाँ अप्रोच एंगल ढंग का नहीं होता तो जस्ट इमेजिन, देखो ऑलमोस्ट टच हो रही गाड़ी, अगर थोड़ा बहुत भी अप्रोच एंगल यहाँ कम होता तो आप जान रहे हो कि अब यहाँ पे क्या हो सकता था। बट अभी क्योंकि अप्रोच एंगल अच्छा है, अगर टायर जो है अब चलेगा तो सीधा ऊपर ही चढ़ेगा इसके, और ऊपर चढ़ के थोड़ा सा आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। आई होप ये पत्थर नीचे कर सकूँ मैं। ओके तो थोड़ा सा आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे कि बीच में हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा सा ब्रश करे, बट उसके अलावा कहीं भी जो है कोई इशू नहीं होगा। जब एक बार यहाँ से निकल जाएंगे तब मैं एक जगह डिपार्चर एंगल की भी आपको बात करके बताता हूँ। एक ट्रिकी सिचुएशन में हम यहाँ पे है, और वो ये कि गाड़ी इधर टच ना हो जाए, जो मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली नहीं हुई। अब देखो आप, अब यहाँ पे क्या है, जस्ट इन केस इमेजिन कि मुझे किसी वजह से वापस पीछे जाना हो तो वहाँ क्या इश्यूज आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर गाड़ी की शॉर्ट कमिंग। अब देखो यहाँ पे वार्निंग आ रही है। अब मैं जाके दिखाता हूँ आपको शॉर्ट कमिंग की बात जो मैं कर रहा था। तो शॉर्ट कमिंग की बात ये थी कि एक तो ये देखो डिपार्चर एंगल जो है वो ऑलमोस्ट टच हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा बहुत भी अगर ज़्यादा दिया जाता तो एक ईज, मतलब अब क्या है, गाड़ी थोड़ी सी आगे से और ऊपर उठेगी और तो ये यहाँ पे टच हो जाएगा। दूसरी जो शॉर्ट कमिंग की बात कर रहा था, अप्रोच डिपार्चर तो फिर भी ठीक है। अब जस्ट इन केस ये पत्थर यहाँ है, अगर ये पत्थर यहाँ जोर से डेंट मारता है, गाड़ी एकदम उस पर टिकती है, तो ये DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का टैंक है, और ये जो है यहाँ पे नुकसान इसको हो सकता है। तो ये डीजल में आता है, पेट्रोल में नहीं आता। ये एक बड़ी वजह है कि मुझे लगता है कई लोग जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग करने वाले लोग हैं वो ये DEF के कॉम्प्लिकेशन और इसकी पोजीशनिंग वगैरह की वजह से हो सकता है कि वो ऑप्ट करे कि पेट्रोल हम ले लें डीजल की बजाय, क्योंकि पेट्रोल में ये नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा पीछे जाने की ट्राई नहीं करूँगा, बिकॉज 2-3 खतरे हैं गाड़ी को। डिपार्चर एंगल में हल्का सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा तो नहीं है, बट उसके बाद जब गाड़ी गिरेगी तो वो पत्थर जो है उसे लगने की प्रॉब्लम है। तो अब हम सीधा आगे चलेंगे यहाँ से। एक चीज़ बहुत बढ़िया हो गई इस गाड़ी में, वो ये कि 4L और 4H जो है उससे निकलना और चलना जो है वो ऑलमोस्ट ऑन द गो हो जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं आर्टिकुलेशन की। अब आर्टिकुलेशन क्या होता है कि सस्पेंशन जो है उनका ट्रैवल जो है वो कितना है। फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल थोड़ा सा कम यहाँ पे मुझे लग रहा है, और पीछे का जो है वो ट्रैवल अभी भी काफ़ी बढ़िया आर्टिकुलेशन लग रहा है। पिछली थार टॉक वाली भी आर्टिकुलेशन में बहुत ही बढ़िया थी, और उसके बाद लोग जो है उसको चेंज करा के और बढ़िया कर देते। तो यहाँ मैं देखता हूँ, साथ ही में बात करेंगे सस्पेंशन कैसे मुझे अंदर फील हो पा रहा है। पीछे से जाके आता हूँ मैं। अब यहाँ पे कोशिश तो मेरी ये रहेगी, ये देखो आप, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी यहाँ पे हो गई है। मैं स्टैटिस्टिक्स लगा लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा पता चले। ऑफ रोड वाले स्टैटिस्टिक्स 16 डिग्री ऐसे जा रही है गाड़ी, और यहाँ पे मतलब पीछे वाले टायर्स जो है उनके सस्पेंशन तो बढ़िया आर्टिकुलेशन दे पाते हैं। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ उस जगह के नहीं। तो अब ये जो पर्टिकुलर पैच है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, यहाँ पे थोड़ा सस्पेंशन और आर्टिकुलेशन और ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ क्या चीज़ें हैं। वहाँ से भी एक एंगल आपको मिल जाएगा, और मैं अपना एंगल तो आपको दे ही रहा हूँ। गाड़ी हर एक ऑब्स्टेकल के दौरान 4 हाई में मैं रख रहा हूँ। ओके, वक्त आ गया बंद करने का। गाड़ी जो है 24 डिग्री ऐसे है, और अब यहाँ तक पहुँचने में जो भी एफर्ट लगा है इस गाड़ी का, उससे एक चीज़ तो साबित होती है, वो ये कि सस्पेंशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं गाड़ी के, और आर्टिकुलेशन जो है वो फ्रंट व्हील्स में उतना नहीं है
जितना रियर में है। अभी देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ ला के फंसाई है इसको, उस तरीके मतलब वापस निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4H में निकल जाएगी, कुछ और ट्रिक मारने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यहाँ इंटेंशनली मैंने ला के फंसाई है आपको अगली चीज़ समझाने के लिए। बट ओवरऑल सस्पेंशन वगैरह जो है मुझे गाड़ी के काफ़ी सही लग रहे हैं, काफ़ी सॉर्टेड लग रहे हैं। इस जस्ट के आर्टिकुलेशन पहले वाली गाड़ी के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गए। तो जो लोगों को भी अभी ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करनी होगी वो प्रॉबेबली कोई किट विट लगा के जो है आर्टिकुलेशन वगैरह एक्सटेंड करेंगे। बाकी रियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियर जो है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है, लिंक्ड है। यहाँ से प्रॉपर आप देख पा रहे हो लिंक्ड है, और उस वजह से आर्टिकुलेशन वगैरह जो है वो अभी भी उसमें कोई समस्या ऐसी आ नहीं रही है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको नेक्स्ट चीज़ में समझाता हूँ जिसके लिए मैंने जानबूझकर गाड़ी यहाँ ला के फंसाई है। तो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, BLD और MLD। अब क्या है, BLD का मतलब होता है ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, MLD का मतलब होता है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। मुझे इनिशियली ये लगा था कि जो भी ये LX वेरिएंट होंगे, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होंगे, उनमें MLD नहीं आएगा, मतलब मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल आएगा ही नहीं। और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि MLD जो है वो रियर व्हील ड्राइव में जितनी थार्स में था पहले, बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी जो है उसकी वजह से कई बार ऑफ रोडिंग हो जाती है टू व्हील ड्राइव मोड में, मतलब रियर व्हील ड्राइव मोड में बहुत ज़्यादा कैपेबल गाड़ियाँ हो जाती है। तो मुझे लगा कि वो नहीं दिया जाएगा, बट फॉर्चुनेटली MLD जो है उसको हटाया नहीं गया। इनफैक्ट फ्रंट व्हील्स के लिए BLD यानी ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल भी ऐड कर दिया गया। कुछ गाड़ियाँ जैसे गुरखा वगैरह जो है वो फ्रंट व्हील्स के लिए प्रॉपर MLD देती है, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल देती है, लॉकिंग प्रॉपर। बट यहाँ पे आपको जो है फ्रंट के लिए ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया BLD। वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा होगा कि फ्रंट व्हील में से कोई एक व्हील जो है वो स्पिन करने लग जाए और दूसरा वाला जो है पावर बना नहीं पाए, तो उस सिचुएशन में गाड़ी जो है जो व्हील फ्रीली स्पिन कर रहा है उस पर ब्रेक लगा देती है, मतलब वहाँ पे ब्रेक लग जाते हैं। इस वजह से दूसरे व्हील को ज़्यादा पावर मिल पाती है। होता क्या, मान लो ये हवा में झूल रहा है, वो वाला जो है ज़मीन पे टिका हुआ है, अब सारी पावर इसको मिल जाएगी हवा में झूलने वाले को, तो गाड़ी बाहर कैसे निकलेगी। तो रियर में तो MLD लगा होता है मैकेनिकली, बट फ्रंट में ऐसा लॉकिंग डिफरेंशियल तो है नहीं। तो यहाँ पे जो है इधर वाला जैसे पहिया तेज घूम रहा है, 60 RPM ज़्यादा घूम रहा है, 60-70 RPM ज़्यादा घूम रहा है, तो ब्रेक जो है गाड़ी उस पहिए पे लगाती है कि भैया तुम ज़्यादा मत घूमो, उधर वाला प्रॉपर्ली घूम नहीं पा रहा है। तो इस वजह से दूसरा जो है वो भी घूमने लग जाता है। आओ टेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखो पीछे वाला अभी लॉक हुआ है, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्पिनिंग हो रही होगी, आप देख पा रहे होंगे एक साइड स्पिनिंग हो रही होगी। ओके, ये पीछे वाला लॉक हुआ है। झटका जब भी आता है तो लॉक होता है, और यहाँ पे जो है गाड़ी निकलने की कोशिश करी, मैंने इंस्टॉल कर दी है। ओके ओके, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा तो डेमोन्स्ट्रेशन इसका हो नहीं पाया, क्योंकि फॉर्चुनेटली बाकी टायर्स पे भी जो है ग्रिप प्रॉपर्ली, और रियर MLD जो है वो भी इंगेज हो गया था। बट स्टिल थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि हल्का फुल्का जो भी स्पिन था वहाँ पे जो है ब्रेक की मदद से ये चीज़ हो जाती है। आपको मैं प्रॉपर्ली दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी BLD काम करता है ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, तो रियर लाइट जो है वो इंगेज हो जाती है। तो कैमरा पर्सन जो है वो इधर आएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर दिखा पाएंगे ये चीज़ को। तो अब मैं ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा, लेट्स सी। तो BLD वहाँ आपको प्रॉपर दिखा नहीं दिखा, बट यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले टायर में ग्रिप कम है अभी, मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा भी नीचे वैसे ऊपर नहीं उठा हुआ, बट फिर भी ग्रिप कम है, और ये हल्का सा घूमने लगेगा। और जैसे 60-70 RPM का डिफरेंस आएगा कि वो ना घूम रहा और ये घूमने लग जाए, तो गाड़ी जो है इंगेज कर देगी। BLD हल्का सा ब्रेक लगाएगी इस पर, इस वजह से उसको ज़्यादा पावर मिलेगी। वो देखते हैं। तो जो झटका आपने अभी देखा एकदम से, ये जो झटका आया था, ये झटका एक्चुअली BLD का झटका था। हालांकि ऑलमोस्ट MLD यानी मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंस के जोर से झटका लगता है, बट वो ब्रेक ही जो है वो एकदम से जोर से काम करते हैं, सॉफ्टली काम नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, BLD जो है काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी एक्चुअली है, खासतौर से जब आप रॉक्स वगैरह पर क्लाइम कर रहे हो। इन टेरेन्स पे इतना काम का नहीं है, रॉक्स वगैरह पे ज़्यादा वो काम की हो जाती है। अच्छी चीज़ है महिंद्रा ने दी, हालांकि सारे वेरिएंट में वो नहीं आती है, लोअर वेरिएंट में वो नहीं आती है। अब हम आगे आते हैं और मैं आपको MLD यानी पीछे वाले डिफरेंशियल जो मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल है वो समझाता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ MLD कैसे काम करता है, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, कई गाड़ियों में आती है, खास तौर से पुरानी थार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा केपेबल हो गई थी। तो MLD कैसे काम करेगा, वेल ये जो डिफरेंशियल है इसमें क्या सिस्टम लगा होता है, मतलब एक मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं है। जब एक टायर दूसरे टायर के मुकाबले 100 RPM ज़्यादा घूमता है, तो अपने आप जो है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल दोनों ऐसे लॉक कर देता है। फिर क्या होता है कि दोनों पहिए घूमेंगे तो एक साथ घूमेंगे, अदरवाइज नहीं घूमेंगे, फंस जाएंगे। तो ये सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। ये टायर पूरा हवा में, आप देखो यहाँ पे नीचे में हाथ भी दे पा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं ऐसे ऊपर भी उठा रहा हूँ, तो ये टायर पूरा हवा में है। हालांकि
मुझे लग रहा है कि अभी MLD इंगेज हुआ है, बट मैं उसको डिसंगेज करके दिखा दूंगा कि कैसे होता है। आप देखेंगे कि एक बार की वो फ्री घूमेगा और फिर एकदम से इंगेज हो जाएगा MLD, और मतलब झटके के साथ में दोनों व्हील एक साथ घूमने लग जाएंगे। ओके, रिवर्स में डाली हमने गाड़ी। निकल गई गाड़ी हमारी। तो अब हम बात करते हैं एक और इलेक्ट्रॉनिक की, जो कि है हिल डिसेंट कंट्रोल। अब देखो, वैसे तो 4x4 लो जिन गाड़ियों में आता है वहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल की ज़रूरत होती नहीं है, बट स्टिल दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक, तो हम ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए हम इसको 2 हाई पे ट्राई करेंगे। ओके, फिलहाल तो मैं 4 हाई पे हूँ, बट एक पॉइंट पे जाने के बाद हम इसको 2 हाई पे ट्राई करेंगे। ओके, अब मैं इसको डालता हूँ 2 हाई पे। ओके, गाड़ी जो है वो 2 हाई पे आ गई, 2 व्हील ड्राइव पे, रियर व्हील पे। और मैं हिल डिसेंट कंट्रोल जो है उसको ऑन कर देता हूँ। हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी बोल रहा है ये। अब 4x4 लो में तो क्या है कि लो रेंज होता है, तो वैसे भी धीरे धीरे काम करता है, बट यहाँ कैसा काम करता है, इस एक पॉइंट जैसे ही गाड़ी अलाइन हो जाए उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। ओके, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन है ना, पता कैसे चलेगा। ओके, रेडी। अब मैं छोड़ देता हूँ। ओके, थर्ड गियर में नहीं, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में आके मैं छोड़ देता हूँ। अब जो है हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिव बता रहा है ये। फर्स्ट गियर में है, यस, गाड़ी फर्स्ट गियर में। क्लच पूरा छोड़ दूंगा और देखता हूँ कब एक्टिव होता है हिल डिसेंट कंट्रोल। हिल डिसेंट जो है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। एक और हम ट्राई दे देते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल को। यहाँ पे 2H पे डाल देते हैं हम। 2H पे हमने डाल दिया है, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन। जाऊं? चलो, रेडी। हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिव। और इस बार भी कोई खास काम हिल डिसेंट कंट्रोल ने किया नहीं है। वैसे तो देखो, ये कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है 2H में डालना और इस तरह की मिट्टी पे हिल डिसेंट कंट्रोल को टेस्ट करना, लेकिन सेम इसी जगह एंडेवर जब मैंने टेस्ट की थी तो बहुत ही सही काम कर रही थी। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट ट्रैक पे, बेसिकली मिट्टी में। इसके लिए हमें जो है यहाँ पे हवा कम करनी पड़ेगी, और यहाँ हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ 2H, 4H, 4L, इन सब चीज़ों की बात जो है वो इस जगह पे हम करेंगे। बहुत बढ़िया मिट्टी है, ख़ास तौर से जब आप इधर से ऊपर आएंगे तो काफ़ी सारी जगहों पे गाड़ी चढ़ भी नहीं पाएगी। 4H, 4L जो भी आप लगा लो, अगर आप फास्टली मतलब एकदम से एक्सेलरेट कर दोगे तो उस सिचुएशन में। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हम कर देंगे कि ऑटोमेटिक में अगर होती गाड़ी तो उसमें क्या डिफरेंस होता है इस पर्टिकुलर जगह पे, और मैनुअल में क्या डिफरेंस होता है। आखिरी जो हमारा टारगेट होगा वो होगा उस पर चढ़ाने वाला भी, तो वो भी करेंगे। हाँ जी, तो अब बात ये है कि चारों टायर्स में 16-17 PSI के आसपास रख दिया है। आमतौर पे मैं जब ये करता हूँ तो 10 PSI के आसपास ले जाता हूँ, बट क्योंकि 255 सेक्शन के टायर है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मतलब जो टायर का पूरा सा बेस होता है, विड्थ है, वो काफ़ी है। तो चलिए, मैं नीचे जाऊँगा, फिर वापस वहाँ से आऊँगा और आपको फिर 2-4 चीज़ों की हम बात करते हैं। गाड़ी अभी है 2H में, यानी कि 2 हाई में, और अभी हमें जो है नीचे जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे हाई है चाहे लो है। PSI दिखा रहा है ये 16, 21, 11 दिखा रहा है। ये एक्चुअली सही नहीं दिखा रहा है। अभी हम जो है थोड़ा चलेंगे तो शायद ही सही दिखाने लग जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल में बंद कर लेता हूँ। 2 हाई में यहाँ पे गाड़ियों को कोई समस्या नहीं होगी किसी भी तरीके की। अब हमारे पास है ट्रिकियर सिचुएशंस, तो हम ये पार करेंगे 4H में। 4H में सबसे बेहतरीन जो है हमारे पास विकल्प है 4H। यहाँ पे 4H एंगेज हो गया, 4x4 नहीं हुआ, अब हो गया एंगेज। ओके, तो 4H एंगेज हो गया, ये यहाँ पे दिखा भी रहा है, दिखा रहा था भैया। ओके, यहाँ दिखा रहा है 4H एंगेज हो गया। चलिए चलते हैं। कोई इतनी बड़ी समस्या इस पर्टिकुलर पैच पे तो नहीं हो रही है, यहाँ लेके चलते हैं। ऐसी कोई खास समस्या जो है वो यहाँ हो नहीं रही है, अब पता चलेगा। फिर से एक बार अप्रोच मारते हैं, इस बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज जो मुझे ऑलरेडी अभी पता चल गई है वो ये कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो गाड़ी को है पिछले थार के मुकाबले, क्योंकि वेट जो है ऑब्वियसली बढ़ गया है।
मोमेंटम बना के चलते हैं इस बार। नो 4H में तो हो नहीं रहा काम, 4L में भी नहीं होगा, यहाँ पे काम होना होगा तो 4H में हो जाएगा। एक बार और ट्राई मार लेते हैं हम। मैं एक काम करता हूँ, 4 लो में उठाता हूँ मैं गाड़ी को, और हम 3rd या 2nd गियर में वो अटेम्प्ट मारते हैं, ठीक है। लेट्स सी, मैं 3rd गियर में हूँ, 4 लो में हमें। काफी बेटर था, एक्चुअली काफी बेटर था। तो राज को मैंने अभी भेज दिया है ऊपर, और हम जो है थोड़ा सा बेटर मोमेंटम लेके यहाँ ट्राई करते हैं। क्लोज जाते जाते मैं 3rd लो में लगा दूंगा। ओ नहीं। ओके जी, तो बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे कांटे खाने के बाद एक्चुअली अब वक्त आ चला है ये बात करने का कि क्या ओवरऑल मेरे जो है इंप्रेशंस थे। सबसे पहले काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि गाड़ी जो है उसके इंजन पे स्ट्रेस जो पड़ता है जब ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो वो कैसा फील होता है। वेल ऐसा लगता है कि इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ नहीं रहा है, इंजन थोड़ा सा हैप्पी नज़र आता है। पिछली वाली गाड़ी की आवाज़ बहुत कर्कश थी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। कुछ लोगों ने ये पूछा कि एसी परफॉर्मेंस कैसी है ऑफ रोडिंग करते वक्त। तो देखो, एसी परफॉर्मेंस जो है ऑफ रोडिंग करते वक्त नहीं नापे तो बेहतर है। एसी कुछ जगहों पे कट ऑफ हो जाता है ऑफ रोडिंग करते रहे, और जेन्युइनली जब आप कुछ ऐसे ट्रिकी ऑब्स्टिकल्स वगैरह से निकल रहे हो तो आप चाहते हो कि गाड़ी पे कम से कम लोड पड़े, तो एसी आमतौर पे आप ऑफ ही रखते हो। उसके बाद में बात आ रही थी, कुछ लोगों ने पूछा विजिबिलिटी कैसी है पिछले वाले के मुकाबले ऑफ रोडिंग में जब आप आगे पीछे देखते हो। थोड़ा सा विजिबिलिटी पहले वाले की बेटर थी ओवरऑल, जो मुझे लग रहा है। हालांकि आप जब बहुत ज़्यादा ट्रिकियर ऑफ रोडिंग सिचुएशन में निकल रहे हो तो पहला नियम ऑफ रोडिंग का याद रखो, वॉक द ऑब्स्टिकल। आप जाके उतर के देख के ऑब्स्टिकल क्या कैसा है। अगर आपके पास में कोई नेविगेटर नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद देख के ऑब्स्टिकल कैसा है। तो विजिबिलिटी वाला फैक्टर भी जो है हमें ज़्यादा काउंट करना नहीं चाहिए उस मामले में। थार का इंटीरियर जो है वो मैंने इस ऑफ रोडिंग में काफ़ी गंदा कर दिया था, काफ़ी मिट्टी हो गई थी, बट मैंने उसको वॉश किया, और फॉर्चुनेटली मुझे किसी भी जगह ऐसा नहीं लगा कि इस जगह पे मैं गीला कपड़ा नहीं लगा सकता हूँ। हर जगह प्रॉपरली वॉशेबल टाइप के फिनिश के साथ ही दी गई है। एक और चीज़ जो कि कई ऑफ रोडिंग रिलेटेड लोग जानना चाहेंगे वो ये कि नीचे प्रोटेक्शन जो है एडिक्वेट दी गई है, जगह जगह बीम्स दिए गए हैं। हालांकि फ्यूल टैंक मुझे प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का ही कंस्ट्रक्टेड लगा, और रॉकेट रेंज से जब आप चलाते हैं तो DEF टैंक की तरह ही आपको फ्यूल टैंक का भी शायद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज़ ऑटोमेटिक से रिलेटेड कई लोगों ने पूछी थी। हालांकि मैंने ऑटोमेटिक चलाया नहीं है, बट ऑटोमेटिक्स में यहाँ पे मोड आते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गियर में आप लॉक कर सकते हो, ये मैंने सुना है या पढ़ा है, बट अभी तक मैंने चलाया नहीं है। तो ऑटोमेटिक या और पेट्रोल दोनों की बात जो है हम बाद में कर लेंगे, जब हम चलाएंगे तब एक सेपरेटली छोटा सा वीडियो उसके बारे में बता दूंगा। जब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और वो आ गया हो तो वो भी आई बटन में आपको मिल जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज़, BS6 की वजह से जो बदलाव किए गए हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस ऐड हुए हैं, DEF वाला, DPF वाला, ये कितने हद तक जो है परेशानी कर रहे हैं। वेल रिलायबिलिटी वाली चीज़ तो हम देखो डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इंजन नए हैं, तो कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों BS6 भी हैं, पेट्रोल तो कम्प्लीटली न्यू इंजन है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट BS6 की वजह से डेफिनेटली थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस डीजल के साथ में आपको मिलेंगे। जैसे कि लगातार आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चला रहे हो, तो डीजल सूट जमा होने का जो है वो चांसेस हो जाते हैं। हो सकता है वार्निंग लाइट्स वगैरह भी आ जाए और आपको फिर से हाईवे पे चलानी पड़ेगी 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बहुत लंबे टाइम तक, ताकि वो ओवरऑल DPF जो है वो गर्म हो जाए और आप जो है सूट को क्लियर कर पाओ। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ऐड तो डेफिनेटली करेगी। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, ज़्यादा ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी है, तो मेरी राय तो ये है कि आप पेट्रोल के साथ में जाइए। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके का कोई बड़ा चीज़ सामने नहीं आई है, रीज़न बीइंग इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ डिलीवर ही नहीं हुई कस्टमर्स को।
कस्टमर को प्रॉपर्ली गाड़ियाँ डिलीवर होगी, कस्टमर अपने हिसाब से चलाएंगे, तो उस चीज़ को जनवरी 2021 तक जो है वो चीज़ों के बारे में चीज़ें सामने आने लगेगी। कुछ होगा तो गाड़ीफाई पे आर्टिकल जो है अपडेट कर देंगे। आप सिंपली सर्च कर सकते हो महिंद्रा थार गाड़ीफाई, जो भी आर्टिकल होंगे आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे। तो ये बातें हैं। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि पिछली थार के मुकाबले अगर आप देखो तो मिट्टी वगैरह में या ऐसे लो ट्रैक्शन सर्फेसेस में जहाँ वेट का थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वहाँ पे ये थार थोड़ी कम केपेबल है। अदरवाइज हर एक मायनों में ये थार बेहतरी हुई है पिछली वाली थार के मुकाबले। तो ये बातें हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल मेंबरशिप आपने ज्वाइन नहीं की है, अगर आपको कार कंसल्टेशन वगैरह चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उन सबको लिए नीचे जो है ज्वाइन बटन आपको दिया गया है, वो आप दबा के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।